नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारे पास जो जीव विज्ञान पाठ के अंश हैं, हम उन्हीं के आधार पर ये चर्चा करेंगे। जी हाँ। और आज कोशिश रहेगी कि जनन स्वास्थ्य के जो मुख्य पहलू हैं, जैसे इसकी परिभाषा, भारत में क्या काम हुआ है, जनसंख्या के मुद्दे, गर्भ निरोध के तरीके, यौन संचारित रोग यानी एसटीडीज और बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी के समाधान, इन सबको थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की एक साफ समझ बन पाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जनन स्वास्थ्य ये है क्या असल में? अक्सर लोग इसे सिर्फ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित कर देते हैं। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसकी परिभाषा को काफी विस्तृत रूप में देखता है। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का मतलब है जनन से जुड़े सभी पहलुओं में पूरी तरह से स्वस्थ होना। सभी पहलू मतलब शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक, इन चारों स्तरों पर। सिर्फ ये नहीं कि जनन अंग स्वस्थ हैं और ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं, बल्कि हमारे भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी इसका एक अहम हिस्सा हैं। अच्छा, यानी एक जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का मतलब हुआ कि लोगों के अंग तो ठीक हों ही, साथ में यौन संबंधों से जुड़े उनके एहसास, उनका व्यवहार, वो सब भी स्वस्थ हो। ये तो काफी गहरी बात है। बिल्कुल। और देखिए, भारत इस मामले में काफी आगे था। दुनिया के पहले कुछ देशों में से एक जिसने 1951 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू कर दिया था। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। और अब ये कार्यक्रम जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम या RCH के नाम से चलते हैं, है ना? जी, RCH कार्यक्रम। तो इन RCH कार्यक्रमों का मुख्य मकसद क्या है? सिर्फ जानकारी फैलाना, ये कुछ और भी? देखिए, जानकारी फैलाना, जागरूकता बढ़ाना, ये तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है ही जनन से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर। हाँ। लेकिन साथ ही जरूरी सुविधाएं और सहायता देना और इस तरह एक जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज बनाने की कोशिश करना, हाँ। ये सब इसके लक्ष्य हैं। और ये जागरूकता कैसे फैलाई जाती है? मतलब सरकारी विज्ञापन वगैरह तो हम देखते ही हैं, टीवी पर, अखबारों में। हाँ, सरकारी और गैर सरकारी संगठन वो ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा माता-पिता, रिश्तेदार, शिक्षक, दोस्त, इनकी भूमिका भी बहुत अहम है सही जानकारी देने में। हाँ, ये बात तो है। और स्कूलों में यौन शिक्षा की बात भी होती है। इसका क्या महत्व है? कई बार लगता है लोग इस पर बात करने से कतराते हैं और वो अक्सर होता है गलत जानकारी या मिथकों की वजह से। इसीलिए स्कूलों में सही यौन शिक्षा जरूरी है। हाँ। ये युवाओं को सटीक जानकारी देती है, सुनी सुनाई बातों और भ्रांतियों से बचाती है। किन विषयों पर होती है ये शिक्षा? इसमें जनन अंग, किशोरावस्था में जो बदलाव आते हैं, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाएं, यौन संचारित रोग यानी एसटीडीज जैसे एड्स, इन सब के बारे में सही जानकारी देना शामिल है। इससे उन्हें जिम्मेदार फैसले लेने में मदद मिलती है। और ये सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग शादी की उम्र के हैं या जोड़े जो परिवार शुरू कर रहे हैं, उनको भी शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जैसे जन्म नियंत्रण के क्या विकल्प हैं, गर्भवती माँ की देखभाल कैसे हो, बच्चे के जन्म के बाद माँ और बच्चे की देखभाल, स्तनपान क्यों जरूरी है, और हाँ, लड़का लड़की में कोई भेद न हो, ये भी। और साथ ही जो बढ़ती आबादी की समस्याएं हैं या यौन शोषण जैसे जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर भी जागरूकता जरूरी है। निश्चित रूप से ये सब इसी का हिस्सा है। आप देखिए, इन सब कामों को जमीन पर उतारने के लिए क्या चाहिए? मजबूत ढांचा चाहिए, अस्पताल, क्लिनिक, प्रशिक्षित लोग चाहिए, डॉक्टर, नर्स, एक्सपर्ट्स, और जरूरी सामान, सामग्री, वो सब चाहिए। हाँ, मतलब अगर किसी को गर्भावस्था में या प्रसव के समय या STD, गर्भपात, गर्भ निरोध या पीरियड्स की समस्या हो, बंध्यता हो, तो सही डॉक्टरी मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और समय के साथ बेहतर तकनीकें, नई रणनीतियां, उन्हें भी अपनाना पड़ता है। क्या कुछ ठोस सफलताएं दिखती हैं इन सब कोशिशों की? हाँ हाँ, कई हैं। जैसे एक बहुत बड़ा कदम था उल्ववेधन, एमनियोसेंटेसिस, जो जन्म से पहले लिंग जांचने की तकनीक है, उस पर कानूनी रोक लगाना। इससे मादा भ्रूण हत्या रोकने में मदद मिली। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। और बच्चों के लिए जो व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम चलते हैं, वो भी जनन और बाल स्वास्थ्य की एक बड़ी कामयाबी है। अच्छा, और क्या नए शोध, रिसर्च वगैरह को भी बढ़ावा मिलता है इस क्षेत्र में? बिल्कुल।
सरकारी और गैर सरकारी एजेंसीज दोनों ही नई और बेहतर चीजें खोजने में मदद करती हैं। जैसे एक उदाहरण है सहेली। हाँ, सहेली गोली। जी, ये महिलाओं के लिए एक नई मुख्य गर्भनिरोधक गोली है। इसे लखनऊ में CDRI यानी केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने बनाया है। ये नॉन स्टीरॉयडल है, हफ्ते में एक बार लेनी होती है। तो हम कैसे मापते हैं कि समाज का जनन स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है? क्या कोई पैमाने हैं? हैं, बिल्कुल हैं। कुछ साफ संकेतक हैं, जैसे मातृ मृत्यु दर MMR और शिशु मृत्यु दर IMR, इनमें कमी आना, STDs का पहले से बेहतर पता लगना और इलाज होना, ज्यादातर जोड़ों का छोटे परिवार अपनाना और जनन स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध होना। ये सब दिखाते हैं कि सुधार हो रहा है। ये तो हुई जनन स्वास्थ्य की एक पूरी तस्वीर। अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर जो आपने शुरू में कहा था, जनसंख्या वृद्धि और जनन नियंत्रण। पिछली सदी में जैसे जैसे जीवन स्तर सुधरा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ीं, आबादी पर इसका सीधा असर पड़ा। बिल्कुल, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सोचिए 1900 में दुनिया की आबादी करीब 2 अरब थी। 2000 तक ये 6 अरब हो गई, 3 गुना। और भारत में? भारत में भी यही हुआ। आजादी के समय हम करीब 35 करोड़ थे। मई 2000 में हमने 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। आज दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है। इतनी तेजी से बढ़ने के कारण क्या थे? मुख्य कारण था मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, खासकर माओं की मृत्यु दर MMR और शिशुओं की मृत्यु दर IMR का कम होना। और साथ ही जो लोग बच्चे पैदा करने की उम्र के थे, उनकी संख्या भी बढ़ी। RCH कार्यक्रमों का कुछ असर हुआ इस पर? हाँ, कुछ कमी आई वृद्धि दर में, लेकिन फिर भी 2001 की जनगणना देखें तो वृद्धि दर करीब 1.7% प्रतिवर्ष थी। इसका मतलब था कि अगर वही रफ्तार रहती तो आबादी 33 साल में दोगुनी हो सकती थी। और इतनी तेज वृद्धि का मतलब है बुनियादी जरूरतें, खाना, घर, कपड़ा, इन सब पर जबरदस्त दबाव। बिल्कुल, इसीलिए सरकार को बहुत गंभीर कदम उठाने पड़े जनसंख्या वृद्धि को काबू में करने के लिए। सबसे अहम था लोगों को छोटे परिवार के लिए प्रेरित करना, और इसके लिए गर्भनिरोधक तरीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। हाँ, हम दो हमारे दो वाला नारा वो तो बहुत चला था। जी, और आजकल तो कई शहरी कामकाजी जोड़े एक बच्चा वाला मानदंड भी अपना रहे हैं। शादी की कानूनी उम्र बढ़ाना, लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21, ये भी एक कदम था। और छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देना भी। सही कहा। अब अगर गर्भनिरोधकों की ही बात करें तो एक आदर्श गर्भनिरोधक में क्या गुण होने चाहिए? क्या ऐसा कुछ होता है? देखिए, आदर्श की परिभाषा ये है कि वो इस्तेमाल करने वाले के लिए आसान हो, आसानी से मिल जाए, असरदार हो, और अगर बाद में बच्चा चाहिए तो उसे बंद करने पर गर्भधारण की क्षमता वापस आ जाए, मतलब रिवर्सिबल हो। और साइड इफेक्ट्स? हाँ, वो कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, और यौन इच्छा या क्रिया में कोई रुकावट न डाले। अब ये सारे गुण एक ही तरीके में मिलना तो मुश्किल है। हाँ, वो तो है। पर आज कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। हम इन्हें कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक तरीके, रोध यानी बैरियर मेथड्स, फिर हैं IUDs यानी अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, खाने वाली गोलियाँ, टीके यानी इंजेक्टेबल्स, त्वचा के नीचे लगने वाले इम्प्लांट्स, और आखिर में ऑपरेशन वाले तरीके यानी सर्जिकल मेथड्स। काफी लंबी लिस्ट है। चलिए प्राकृतिक तरीकों से शुरू करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? इनका बेसिक सिद्धांत है कि अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाए, बिना किसी बाहरी डिवाइस या दवा के। एक तरीका है आवधिक संयम। इसमें क्या होता है कि महिला के मासिक धर्म चक्र के बीच के कुछ दिन, अंदाजन 10वें से 17वें दिन, जब अंडा बनने और गर्भ ठहरने का चांस सबसे ज्यादा होता है, उस दौरान यौन संबंध से बचा जाता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है बाह्य स्खलन या विड्रॉल। इसमें पुरुष साथी स्खलन से ठीक पहले लिंग को योनि से बाहर निकाल लेता है। और तीसरा आपने बताया था स्तनपान अनार्तव? जी, ये इस फैक्ट पर आधारित है कि बच्चे के जन्म के बाद जब माँ बच्चे को पूरी तरह और बार बार स्तनपान कराती है, तो शुरू के कुछ महीनों में, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक, अक्सर अंडा नहीं बनता और पीरियड्स नहीं आते। इन प्राकृतिक तरीकों का एक फायदा तो साफ है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं, पर क्या ये भरोसेमंद है? यहीं पर इनकी दिक्कत है। फायदा है साइड इफेक्ट ना होना, पर इनका फेलियर रेट, मतलब इनके इस्तेमाल के बावजूद गर्भ ठहर जाने का खतरा, वो काफी ज्यादा होता है। तो ये एक तरह का संतुलन है जो लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं रोध विधियों पर, यानी बैरियर मेथड्स। जैसा नाम है, ये रुकावट पैदा करते हैं।
बिल्कुल, फिजिकली रोकते हैं शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से। सबसे आम है कंडोम। ये पतली रबर या लेटेक्स की शीट होती है, पुरुषों के लिए लिंग पर पहनने वाली और महिलाओं के लिए योनि और गर्भाशय ग्रीवा को ढकने वाली। ये वीर्य को अंदर जाने से रोकते हैं। पुरुषों के लिए निरोध ब्रांड काफी मशहूर है। हाँ, वो सरकार द्वारा प्रमोटेड भी है। और कॉन्डोम का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये एसटीडीज और एड्स से भी बचाते हैं। ये तो दोहरा फायदा हुआ। बिल्कुल, और ये आसानी से मिलते हैं, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्पोजेबल होते हैं। गोपनीयता भी बनी रहती है। इनके अलावा महिलाओं के लिए और भी बैरियर मेथड्स हैं? हाँ, जैसे डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी यानी सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट। ये भी रबर के बने होते हैं और इन्हें यौन संबंध से पहले महिला के जनन मार्ग में गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाया जाता है। ये दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, और इनकी असर बढ़ाने के लिए कुछ और भी इस्तेमाल होता है? हाँ, अक्सर इनके साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली या फोम का इस्तेमाल किया जाता है। ये शुक्राणुओं को मार देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे गर्भ निरोधक का असर और बढ़ जाता है। ठीक है। अगली श्रेणी है आईयूडीज यानी अंतः गर्भाशयी युक्तियां। ये क्या होती हैं? आईयूडीज छोटे से उपकरण होते हैं। इन्हें डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स योनि के रास्ते महिला के गर्भाशय के अंदर फिट कर देते हैं। ये कई तरह के आते हैं। कैसे? मोटे तौर पर 3 तरह के समझ सकते हैं। एक जो कोई दवा या हार्मोन नहीं छोड़ते, जैसे लिपेज लूप। दूसरे जो तांबा यानी कॉपर रिलीज करते हैं, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और तीसरे जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। और ये अंदर जाके करते क्या है, काम कैसे करते हैं? इनके काम करने के कई तरीके हैं। ये गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं को खत्म करने की प्रक्रिया, जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, उसे बढ़ा देते हैं। जो कॉपर वाले आईयूडीज हैं, उनसे निकलने वाले कॉपर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता कम कर देते हैं और उनकी अंडाणु को फर्टिलाइज करने की क्षमता घटा देते हैं। और हार्मोन वाले? हार्मोन वाले आईयूडीज गर्भाशय को भ्रूण के चिपकने यानी आरोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। साथ ही ये गर्भाशय ग्रीवा के म्यूकस को गाढ़ा कर देते हैं, जिससे शुक्राणुओं का अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म तरीका है जो डॉक्टर की मदद से होता है। किन महिलाओं के लिए ज्यादा ठीक रहता है? हाँ, यह उन महिलाओं के लिए काफी अच्छा विकल्प है जो बच्चों के जन्म में अंतर रखना चाहती हैं या फिलहाल कुछ समय के लिए गर्भाधान नहीं करना चाहती। भारत में ये काफी पॉपुलर हैं। अब बात करते हैं गोलियों की, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या पिल्स। जी, ये गोलियां ज्यादातर 2 हार्मोन्स प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होती हैं, या कभी-कभी सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन होता है। इन्हें रोज 1 गोली लेनी होती है। रोज? कब तक? आमतौर पर 21 दिनों तक लगातार, फिर 7 दिन का गैप होता है जिसमें पीरियड्स आते हैं, फिर अगला पैकेट शुरू करना होता है। इसे मासिक धर्म के पहले 5 दिनों के अंदर शुरू करते हैं। और ये गोलियां गर्भ कैसे रोकती हैं? इनका मुख्य काम है अंडा बनने की प्रक्रिया यानी ओव्यूलेशन को रोकना, और साथ ही ये भ्रूण को गर्भाशय में चिपकने यानी इम्प्लांटेशन से भी रोकती हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा के म्यूकस को भी बदल देती हैं, जिससे शुक्राणुओं का रास्ता मुश्किल हो जाता है। ये कितनी असरदार है? अगर सही तरीके से ली जाएं तो ये बहुत ज्यादा असरदार होती हैं। साइड इफेक्ट्स भी आमतौर पर कम होते हैं। हमने पहले सहेली का जिक्र किया था ना? हाँ, CDRI वाली। हाँ, वो अलग है। वो नॉन स्टेरॉइडल है, हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेनी होती है। उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम बताए जाते हैं और वो भी काफी असरदार हैं। गोलियों के अलावा टीके और इम्प्लांट्स भी होते हैं? जी, इनमें भी वही हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन अकेले या एस्ट्रोजन के साथ। इन्हें या तो इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है या त्वचा के नीचे एक छोटी सी रॉड डाल दी जाती है। इम्प्लांट, इनका काम करने का तरीका गोलियों जैसा ही है, पर इनका असर लंबा रहता है, कई महीनों या सालों तक। और अगर कभी इमरजेंसी हो, मतलब असुरक्षित संबंध बन गया हो? हाँ, उसके लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। असुरक्षित यौन संबंध या बलात्कार जैसी स्थिति के 72 घंटों के अंदर अगर प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की गोलियां ले ली जाएं या आईयूडी लगवा लिया जाए तो संभावित गर्भावस्था को रोका जा सकता है। ठीक है। और आखिर में आते हैं ऑपरेशन वाले तरीकों पर, बंधेकरण या स्टेरिलाइजेशन। जी, ये एक स्थायी तरीका है, परमानेंट। जी, ये उन जोड़ों के लिए है जो तय कर चुके हैं कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। इसमें सर्जरी करके युग्मक यानी शुक्राणु या अंडाणु के रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में होता है। हाँ, दोनों के लिए अलग अलग ऑपरेशन है। पुरुषों में इसे नसबंदी या वेसेक्टोमी कहते हैं। इसमें
शुक्रवाहिका जो शुक्राणु ले जाती है उसके एक छोटे से हिस्से को काटकर बांध देते हैं। और महिलाओं में? महिलाओं में इसे नलबंदी या ट्यूबिक्टॉमी कहते हैं। इसमें डिंभ वाहिनी नलिका यानी फलोपियन ट्यूब, जहां अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, उसके एक छोटे हिस्से को काटकर बांध देते हैं। और ये कितने कामयाब है? ये बहुत ज्यादा कामयाब है, ऑलमोस्ट 100%। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये स्थायी तरीके हैं। इन्हें रिवर्स करना यानी वापस पहले जैसा करना बहुत मुश्किल है और हमेशा सफल नहीं होता। तो इतने सारे विकल्प हैं, ये जरूरी है कि कोई भी तरीका चुनने से पहले डॉक्टर से सलाह ली जाए, है ना? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति या जोड़े की जरूरतें, उनका स्वास्थ्य, उनकी जीवन शैली अलग होती है, तो डॉक्टर की सलाह से ही सही तरीका चुनना चाहिए। और ये भी समझना होगा कि गर्भ निरोधक कोई रोज की जरूरत नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया को रोकने का तरीका है जिसे लोग निजी कारणों से या जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाते हैं। हाँ, और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे मतली, पेट दर्द, बीच बीच में ब्लीडिंग। हालांकि कहा जाता है कि ये बहुत गंभीर नहीं होते। सही। अब अगले विषय पर आते हैं जो थोड़ा संवेदनशील है, चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी MTP, या जिसे आम भाषा में गर्भपात कराना कहते हैं। इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इसकी परिभाषा क्या है और ये कितना कॉमन है? MTP का मतलब है गर्भावस्था की पूरी अवधि होने से पहले जानबूझकर या अपनी इच्छा से गर्भ को खत्म करना। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में हर साल करीब 4.5 से 5 करोड़ MTP होते हैं। ये कुल गर्भधारण का लगभग 5वां हिस्सा है। देखिए, इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, हालांकि ये आबादी पर असर तो डालता ही है। MTP को लेकर दुनिया भर में बहुत बहस है, भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक। भारत सरकार ने 1971 में इसे कुछ सख्त शर्तों के साथ कानूनी मान्यता दी थी। शर्तें क्यों? ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो, खासकर अवैध रूप से लड़कियों के भ्रूण का गर्भपात रोकने के लिए। तो MTP की जरूरत क्यों पड़ती है? कब इसकी इजाजत होती है? मुख्य कारण होता है अनचाहा गर्भ, जैसे असुरक्षित यौन संबंध के कारण, या गर्भ निरोधक फेल हो जाने पर, या बलात्कार के मामले में, या फिर तब जब गर्भावस्था जारी रखना मां या होने वाले बच्चे या दोनों के लिए खतरनाक हो, जानलेवा हो सकता हो। ये कब तक सुरक्षित माना जाता है? डॉक्टर की देखरेख में गर्भावस्था की पहली तिमाही यानी पहले 12 हफ्तों तक MTP कराना काफी सुरक्षित माना जाता है। दूसरी तिमाही में यानी 12 हफ्ते के बाद ये ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है। और अगर ये गैर कानूनी तरीके से या अकुशल लोगों से कराया जाए तो? वो बहुत खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी। ये एक बड़ा खतरा है। दूसरा बड़ा खतरा है लिंग जांचने वाली तकनीकों का गलत इस्तेमाल करके। अगर पता चले कि लड़की है तो MTP करा देना, ये पूरी तरह गैर कानूनी और सजा लायक जुर्म है। हाँ, ये असुरक्षित गर्भपात और लिंग चयन की समस्या, ये हमें एक और बड़े खतरे की याद दिलाती है, यौन संचारित रोग, STDs। बिल्कुल, असुरक्षित यौन संबंध सिर्फ अनचाहे गर्भ तक ही सीमित नहीं है। ये STDs का भी बहुत बड़ा कारण है। इन्हें वेनेरियल डिजीज, VD या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये STDs और फैलते कैसे हैं? ये वो बीमारियां हैं जो मुख्य रूप से यौन संबंध से फैलती हैं, जैसे सुजाक, गोनोरिया, सिफिलिस, जननांग परिसर्प, जेनिटल हर्पीज, क्लेमिडियाता, लैंगिक मस्से, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनिस्ता, हेपेटाइटिस B और सबसे खतरनाक HIV, जिससे एड्स होता है। ये सिर्फ यौन संबंध से ही फैलते हैं? ज्यादातर। लेकिन हेपेटाइटिस B और HIV जैसे कुछ रोग संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से, संक्रमित खून चढ़ाने से या संक्रमित मां से उसके बच्चे में भी जा सकते हैं। क्या इनका इलाज मुमकिन है? अच्छी बात यह है कि ज्यादातर STDs अगर जल्दी पता चल जाएं और सही इलाज मिले तो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस B, जननांग परिसर्प और HIV संक्रमण, इनका अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है। हाँ, दवाइयों से इन्हें कंट्रोल में रखा जा सकता है। इनके लक्षण क्या होते हैं? क्या पता चल जाता है आसानी से? यहीं पर एक बड़ी मुश्किल है। अक्सर शुरुआत में लक्षण या तो होते ही नहीं या बहुत हल्के होते हैं, जैसे जननांगों में खुजली, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज, हल्का दर्द या सूजन। कई बार खासकर महिलाओं में कोई लक्षण नहीं दिखते, एसिम्प्टोमेटिक। हाँ, एसिम्प्टोमेटिक, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो संक्रमित हैं और वो अनजाने में इसे अपने पार्टनर को भी दे सकती हैं। लक्षण न होना या हल्के होना तो खतरनाक है, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल, और इसके साथ जुड़ा है सामाजिक कलंक का डर। लोग शर्म के मारे या डर के मारे डॉक्टर के पास जाने से, जांच कराने से हिचकिचाते हैं और इलाज में देरी से बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जैसे महिलाओं में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID,
गर्भपात, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, अस्थानिक गर्भावस्था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें बच्चा ट्यूब में ही बढ़ने लगता है, बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी, और यहाँ तक कि जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर है। किस उम्र के लोगों में ये ज्यादा होता है? वैसे तो ये किसी भी यौन सक्रिय व्यक्ति को हो सकता है, पर 15 से 24 साल के युवाओं में इसके मामले ज्यादा देखे जाते हैं। इसीलिए रोकथाम और जागरूकता बहुत बहुत जरूरी है। तो रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? कुछ आसान नियम? 3 बातें जरूर याद रखनी चाहिए। 1. अनजान लोगों या एक से ज्यादा साथियों के साथ यौन संबंध से बचें। 2. यौन संबंध बनाते समय हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। और 3. अगर जरा भी शक हो तो बिना देर किए, बिना झिझके किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं और अगर संक्रमण निकले तो पूरा इलाज कराएं। बिल्कुल सही। चलिए अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी। हाँ, जनन स्वास्थ्य की बात इसके बिना अधूरी है। भारत में और दुनिया भर में बहुत से ऐसे जोड़े हैं जो बच्चा चाहते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद, मतलब बिना किसी गर्भ निरोधक के यौन संबंध बनाने के बाद भी संतान पैदा नहीं कर पाते। इसी स्थिति को बंध्यता कहते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या ये सिर्फ महिला की वजह से होगा? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। शारीरिक हो सकते हैं, जन्मजात हो सकते हैं, किसी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, कुछ दवाओं के असर से, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से, या मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में अक्सर बच्चा न होने का दोष सिर्फ महिला को दे दिया जाता है, जबकि समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है या दोनों में थोड़ी थोड़ी हो सकती है। तो क्या इसका कोई इलाज या समाधान है? हाँ, बिल्कुल है। आजकल स्पेशलाइज्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जो पहले तो कारण का पता लगाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और फिर कई मामलों में उसका इलाज भी करते हैं। लेकिन जहां इलाज संभव नहीं है या कामयाब नहीं होता, वहां कुछ खास तकनीकों की मदद ली जा सकती है। इन्हें कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी या ART, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ART, ये क्या है? इसमें क्या क्या आता है? ART में कई अलग अलग तरीके आते हैं। एक जो सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है IVF, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ, इसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है। जब भ्रूण बन जाता है तो उसे वापस महिला के शरीर में डाल दिया जाता है। कहाँ डाला जाता है? अगर भ्रूण बहुत शुरुआती स्टेज में है, 8 कोशिका तक, तो उसे फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं। इसे ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। और अगर थोड़ा ज्यादा विकसित है, 8 कोशिका से ज्यादा, तो उसे सीधे गर्भाशय में डालते हैं। इसे IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। ये तो हुआ IVF। और क्या तरीके हैं ART में? एक है GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें अगर कोई महिला अंडाणु नहीं बना सकती पर उसका गर्भाशय ठीक है, तो एक डोनर महिला से अंडाणु लेकर उसे सीधे इस महिला की फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, ताकि निषेचन शरीर के अंदर ही हो। अच्छा। फिर है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें लैब में एक अकेले शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये IVF का एक स्पेशल तरीका है, खासकर जब शुक्राणुओं में दिक्कत हो। और अगर पुरुष साथी में शुक्राणुओं की बहुत कमी हो तो? उसके लिए AI या IUI है। इसमें पति या किसी स्वस्थ डोनर से वीर्य लेकर उसे कृत्रिम रूप से महिला की योनि या गर्भाशय में डाल दिया जाता है। ये तकनीकें सुनने में तो काफी उम्मीद जगाती हैं, पर क्या ये आसानी से उपलब्ध है? महंगी तो होंगी? हाँ, यहीं पर कुछ चुनौतियां हैं। ये तकनीकें बहुत एडवांस हैं। इनमें बहुत ज्यादा प्रेसिजन चाहिए, खास तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए, महंगे उपकरण लगते हैं। इसलिए ये सुविधाएं अभी देश के कुछ बड़े शहरों या चुनिंदा सेंटरों में ही हैं और काफी खर्चीली भी हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकती हैं। और फिर इनके साथ भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक मुद्दे भी जुड़े होते हैं। तो ART के अलावा क्या कोई और रास्ता भी है उन जोड़ों के लिए जो संतान चाहते हैं? बिल्कुल है, और एक बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण रास्ता है गोद लेना, यानी अडॉप्शन। भारत में गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया है और हमारे देश में इतने सारे अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं जिन्हें एक प्यार करने वाले परिवार की जरूरत है। कई लोग मानते हैं कि जो जोड़े संतान चाहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छे विकल्पों में से एक हो सकता है। तो आज हमने जनन स्वास्थ्य के कई अलग अलग पहलुओं पर बात की, इसकी परिभाषा से शुरू करके जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक भी है। फिर भारत के प्रयास, RCH कार्यक्रम, बढ़ती आबादी और गर्भ निरोध के ढेरों विकल्प।
हाँ, फिर हमने एमटीपी के कानूनी और सुरक्षा वाले पहलू देखे, एसटीडीज के खतरे और उनसे बचाव के तरीके समझे, और आखिर में बंध्यता और उसके समाधानों पर बात की, जिसमें एआरटी जैसी तकनीकें भी हैं और गोद लेना जैसा सामाजिक रास्ता भी। ये वाकई एक बहुत व्यापक विषय है। एक तरफ विज्ञान की तरक्की दिखती है, सहेरी गोली या आईवीएफ जैसी तकनीकों में, तो दूसरी तरफ सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, सही जानकारी और गोद लेने जैसे समाधानों का महत्व भी उतना ही साफ है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जनन स्वास्थ्य सिर्फ मेडिकल साइंस का विषय नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, जिसका असर हर व्यक्ति, हर परिवार और पूरे समाज पर पड़ता है। सही कहा। ये एक जटिल विषय है, लेकिन हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, किसी देश के जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सरकारी नीतियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, या समाज की सोच और हर व्यक्ति की अपनी जागरूकता, या फिर दोनों का संतुलन ही सही रास्ता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।